Hey guys, in this video we'll begin chapter number 3 of your contemporary world politics वाली book, contemporary world politics। और हमारे चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स मतलब 3 वीडियोस। आपने सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्या होगा, पार्ट 1 में हमारे ये वाली जो वीडियो हमारी, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ओवरव्यू देखेंगे हम, थोड़ा सा ओवरव्यू। और व्हाट इज़ साउथ एशिया, व्हाट इज़ साउथ एशिया, ये समझेंगे हम थोड़ा सा। और फिर पाकिस्तान वाली है जो आपकी हेडिंग दी है इसके बाद, कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का क्या सीन है, तो वो सब हम थोड़ा सा इस पार्ट में समझेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो आपके पार्ट 2 और 3 में आएंगे, तो आपको वो वाली वीडियोस देखनी होगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अब हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा इस रीजन को, इस रीजन की स्टोरी बिगिन करने से पहले। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, कोल्ड वॉर वाला जो ज़माना था, यानी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो टाइम था, वहाँ पे ढेर ये न्यूक्लियर आर्मामेंट बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, जो पाकिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान एंड इंडिया, इनको भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिल गई, ठीक है। ये लोग हो गए न्यूक्लियर पावर्स, बन गए ये लोग। तो जैसे ये न्यूक्लियर पावर्स बने, पूरी दुनिया का ध्यान आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर हर किसी के पास नहीं है। और स्पेशली उस टाइम पे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो एरा था, उस टाइम पे तो और रेयर थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और फिर सीधा जो अभी अभी ये न्यूली फ्री कंट्रीज हुई हैं, उनको आपने दो खतरनाक मतलब दो उनका इतना डेंजर कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, इतना ब्लड शेड वाला पार्टीशन हुआ, ठीक है। और अभी अभी तो फ्री हुई हैं, उनको सीधा आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ दे दी, तो ऑब्वियसली दुनिया को एक कंसर्न तो होगा ना कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ कर देंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान आ गया आपके इस रीजन पे, दैट इज़ कॉल्ड साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया पे ध्यान आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। अब जब ध्यान आया तो फिर उसकी लोगों ने उसको समझने की कोशिश करना स्टार्ट करा कि यार ये रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब न्यूक्लियर पावर्स इसमें कौन सी है, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉर्डर एंड वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ढेर सारे पेंडिंग भी हैं, करंटली गोइंग ऑन भी हैं, ठीक है। और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों हैं, अब आप थे, अब इसमें से ढेर सारा रीजन, इस जो ये आपका साउथ एशिया वाला रीजन है, इसमें से ढेर सारा एरिया आपका कॉलोनियल रूल के अंडर था। और फॉर्मरली ये सब एक एक एंटिटी हुआ करते थे, ठीक है, एक एंटिटी हुआ करते थे, ये डिवाइडेड नहीं थे। बट आपने क्या कर दिया, पार्टीशन हो गया आपका, जितना भी आपके इश्यूज थे उन सब की वजह से जो पार्टीशन वगैरह हुआ, न्यू आइडेंटिटीज फॉर्म हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले एक आइडेंटिटी हुआ करती थी अब वो होगी डिवाइड, ठीक है। वो होगी डिवाइड कि हम ये हिस्सा है हमारा, तुम्हारा ये हिस्सा है। तो उस चक्कर में क्या आएगा, बॉर्डर इश्यूज आएंगे ना, क्योंकि पहले तो एक ही चीज़, या आपके या तो डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स होते थे तो अलग बात होती कि आप हमेशा से अलग थे, ठीक है। और फिर तुम दोनों ही कॉलोनियल रूल के अंडर थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट आप थे हमेशा से एक ही एंटिटी थे आप, इसी एक एंटिटी, ये इट वाज अंडर ब्रिटिश राज। इसको अब आपस में ये लोग अपने जो भी इनके न्यू प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसके चक्कर में इन्होंने कहा कि हम अपने न्यू बॉर्डर्स बनाएंगे, न्यू डिविजन्स क्रिएट करेंगे। अब जब न्यू डिविजन्स क्रिएट कर रहे हो जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं होते थे, अब आप उनको क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स आएंगे। तो यहाँ पे इस रीजन में हम देखते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। वाटर डिस्प्यूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वाटर डिस्प्यूट्स अगेन, अगर आपका एक ही रीजन हुआ करता था, ठीक है, अब वहाँ पे नदियाँ बहती थी, अब नदियाँ बहती थी, वो एक ही रीजन था आपका, ठीक है। तो ये अब आपका एक ही रीजन है, इसलिए इसका ये जो एक रिवर सिस्टम है, ये इस एक रीजन पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप अचानक से कह रहे हो हम इसको करेंगे डिवाइड, हम इसको काट देंगे, कहीं से भी आपने आर्बिट्रेरली डिसाइड कर लिया कि हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करोगे तो वो जो रिवर्स एक ही सिस्टम को, एक ही एरिया को चला रही थी, अब वो उनको कैसे डिवाइड करोगे आप, है ना, वो प्रॉब्लम आएगी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता करना। तो ऑफकोर्स वाटर डिस्प्यूट्स आएंगे। तो ढेर सारे वाटर डिस्प्यूट्स हमारे इस रीजन में। आपकी वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके इश्यूज जो आते रहते हैं वो भी इसी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, इंसर्जेंसी मतलब रिवोल्ट, इंसर्जेंसी मतलब रिबेलियन। जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसकी अथॉरिटी को बेसिकली डिनाई कर देते हो कि हम नहीं तुम्हें मान रहे, हम तुम्हारी अथॉरिटी को मान नहीं रहे, जो उसकी अथॉरिटी होती है तुमने उसको डिनाई कर दिया कि हम तुम्हें मानते ही नहीं, वी विल नॉट एक्नॉलेज यू, हम आपको एक्नॉलेज करेंगे ही नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। जब आप उस प्रोसेस में लग जाते हो कि हमें तुम्हारा रूल ही हटाना है, हमें तुमसे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसे बोलेंगे इंसर्जेंट मूवमेंट्स। तो जैसे हमारा कश्मीर हो गया, कश्मीर वाला एरिया, वहाँ पे ये ऐसे टाइप के इश्यूज़ बहुत सारे होते रहे हैं हमेशा से सिंस इंडिपेंडेंस। फिर आपका ये 7 सिस्टर्स वाला जो हमारा एरिया है इन ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे ऐसे ढेर सारे इश्यूज़ हैं हमारे, आपका जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड, ठीक है। तो या फिर इंडिया के बीच में और भी विद इन इंडिया, सेंट्रल ईस्टर्न जो इंडिया है आपका, छत्तीसगढ़ वाला रीजन, वहाँ पे भी जो नक्सल मूवमेंट्स हैं उनको भी हम इंसर्जेंट मूवमेंट्स बोलेंगे। तो ऐसे ढेर सारे, अब ये तो इंडिया का केस हो गया। फिर जैसे दूसरी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान के केस में वो जो उनका नॉर्दर्न पाकिस्तान वाला रीजन है, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, वहाँ पे बड़े इश्यूज़ होते रहते हैं। उनमें से ढेर सारे लोग का ये बिलीव है कि हमें तो फ्रीडम ही चाहिए, हमें तो अलग ही अपनी कश्मीरी कंट्री बनानी है। या फिर आपका बलोच वाला रीजन है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान, तो वहाँ पे भी
वहाँ पे भी उनको फ्री होना है अपने उससे, उनको अपनी इंसर्जेंसी सक्सेसफुल करानी है, तो उनको अपना बनाना है, तो इन्हें बोलते हैं इंसर्जेंसी वाली इशूज़, ठीक है। ये भी इस रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में ढेर सारे हैं। एथनिक स्ट्राइफ, अब एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी यानी व्हेन यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी, अ कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका, आप किसी ट्राइब को बिलोंग करते हो, आप किसी कल्चरल कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, जब आपके डिस्टिंक्ट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या आप रीजन भी कह सकते हो। इसकी बड़ी वेरिंग डेफिनेशन हो सकती है एथनिसिटी की। तो पॉइंट ये है, वो हमारा कंसर्न है, हमारा कंसर्न है कि एथनिसिटी साउथ एशिया में बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब वो इतनी सारी एथनिसिटीज़ होती हैं, थाउजेंड्स नहीं, मतलब मिलियंस में एथनिसिटीज़ यहाँ पे, तो जब इतनी सारी आपकी एथनिसिटीज़ होंगी तो उनको एक साथ रहने में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा उनमें उनमें लड़ाई मार धाड़ होगी, तो उसे बोलते हैं हम एथनिक स्ट्राइफ। वो आपस में जब अपनी एथनिसिटी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, या एथनिसिटी के लिए लड़ रहे हैं, एथनिसिटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या किसी एथनिसिटी को ख़त्म करने के लिए भी लड़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एथनिक स्ट्राइफ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक कंट्री हुआ करते थे, बट फिर इनमें आपस में ही इनके इशूज़ होने लग गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अलग हो गया था, तो उसने पाकिस्तान के हेजमनी को उड़ा दिया। बट उस प्रोसेस में क्या हुआ, हम देखते हैं ढेर सारा जो इनकी आपस में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में ढेर सारा क्या बोलते हैं उसको, वॉर क्राइम्स करे, और उसे बोलेंगे एथनिक स्ट्राइफ। वो एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बंगाली एथनिसिटी है, बंगाली कल्चर, बंगाली एथनिसिटी है, वो उसको नीचा समझते थे। पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, ठीक है, वो उसको नीचा समझते थे, और उस चक्कर में, जैसे आप कलर के इश्यूज़ पे बोल सकते हो, कलरिज्म जो हमारे यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट इशू है, तो बंगाली एथनिसिटी को उन्होंने नीचा समझ के वहाँ पे ढेर सारे बहुत ही बुरे लेवल के बांग्लादेश में वॉर क्राइम्स करे थे, और जब उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से तो उसने कहा, बांग्लादेश ने, यार हमें तो रहना ही नहीं, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो दैट इज़ कॉल्ड एथनिक स्ट्राइक। उससे पहले भी हो रहा था इन दोनों में, आप क्योंकि जब इतनी आपकी डाइवर्जिंग, पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान आपका इतना दूर, आपका फिर ईस्टर्न पाकिस्तान इतना दूर, और दोनों में कॉमनैलिटी बेयरली है। यहाँ पे आपकी एथनिसिटीज़ है पंजाबी, पश्तो, ठीक है, बलोच और सिंधी वगैरह, और यहाँ पे आपकी बंगाली लैंग्वेज भी सेम नहीं बोलते, मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया ना सब, इतना बिल्कुल ही ऑपोजिट एंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया इतना बड़ा है, और आप कह रहे हो कि ये दो हम अलग अलग इसको सेम कंट्रीज़ बनाएंगे, तो इनकी तो एथनिसिटी बहुत ज़्यादा ही अलग होगी, और जिसकी वजह से एथनिक स्ट्राइफ तो होना बनना ही है। और दूसरे भी हमारे ढेर सारे एग्जाम्पल है, इंडिया में ढेर सारे हमेशा आज भी होते रहते हैं, एथनिक स्ट्राइफ चलते रहेंगे हमेशा, हर कंट्री में। साउथ एशिया इतना डाइवर्स है, तो एथनिक स्ट्राइफ इज़ बाउंड टू हैपन। फिर रिसोर्स शेयरिंग इशूज़। अब रिसोर्स शेयरिंग इशूज़ अगेन, आपके शेयर्ड हेरिटेज था आपका पहले, अब आपने अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करोगे आप? अपने आप को डिवाइड कर लिया, बट रिसोर्सेज को डिवाइड करने में सबकी जान निकल जाती है ना, क्योंकि रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। तो जब रिसोर्सेज को डिवाइड करने पे आता है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको लेकर ढेर सारे इशूज़ हमारे बनते हैं। तो ये हमारा जो साउथ एशिया वाला रीजन है, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ साउथ एशिया, ठीक है। व्हाट इज़ साउथ एशिया, हमारा जो एक तो होगी ये टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है, ये है हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया का कॉन्टिनेंट है ये। अब एशिया में जो कंट्रीज़ नॉर्थ में फॉलो हुई वो हो जाएगा नॉर्थ एशिया, जैसे रशिया वगैरह हो गया। जो कंट्रीज़ ईस्ट में फॉलो हुई वो हो जाएगा ईस्ट एशिया, तो जापान, कोरिया, चाइना, ठीक है। जो कंट्रीज़ वेस्ट में फॉलो हुई वो हो जाएगा वेस्ट एशिया। फॉर एग्जांपल, आपका जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ढेर सारी, ईरान हो गया आपका, सऊदी अरेबिया, इसराइल तो चलो मुस्लिम कंट्री नहीं हो, तो जूइश कंट्री है, या जितनी भी लेबनान वगैरह, ये सारे ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेस्ट एशिया। तो वेस्ट में फॉल करता है ना एशिया के। फिर जो साउथ में फॉल करा वो क्या बोला जाएगा? साउथ एशिया। ये तो होगी हमारी टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है। फिर एक हम थोड़ी एक नेचुरल ऑर्गेनिक कल्चरल डेफिनेशन समझेंगे कि साउथ एशिया की जिसको हम ये टर्म बोलते हैं, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसको हम, ये एक्चुअली इसकी आइडेंटिटी आती कहाँ से? क्योंकि सिर्फ टेक्निकली वो एशिया की डेफिनेशन की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी आइडेंटिटी तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है ना। एशिया नाम तो बाद में आया, बट ये एक कल्चरल जो एक यूनिट बनता है रीजन, ठीक है, कि एक कल्चरल सिमिलैरिटीज आपको दिख जाती है कि हाँ, यहाँ के लोगों में इवन दो डाइवर्सिटी है, बट अच्छा इसको एक रीजन बोला जा सकता है। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि ये आपका रीजन था, ठीक है, आपका ये रीजन है, यहाँ पे तो आपके हैं हिमालयाज, ठीक है। इस साइड पे आपका अरेबियन सी। डाउन साउथ क्या है आपका? इंडियन ओशन। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। बीच का रीजन जो है ये बेसिकली आइसोलेट हो जाता है बाकी की दुनिया से, आइसोलेट मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। इसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी कि ये आपस में इंटरैक्ट करेगा ना, ये तो आपस में जब इंटरैक्ट करेगा, इवन दो इनके आपस में ढेर सारे डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल इनका ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओवरलैप एंड सिमिलैरिटीज़, तो वो सब होएगा। उसकी वजह से एक ऑर्गेनिक आइडेंटिटी डेवलप होगी इसकी, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इन्फ्लुएंस कह लो आप,
या फिर आप उसको साउथ एशियन आइडेंटिटी बोल सकते हो, ठीक है। एक एक आपकी ऑर्गेनिक आइडेंटिटी डेवलप होती है जिसको हम बोलेंगे कि हाँ उसको रिकग्नाइज करेंगे साउथ एशिया। अब उसमें कुछ कंट्रीज फॉल करेंगी हमारी। पाकिस्तान से स्टार्ट होता है हमारा इन द नॉर्थ वेस्ट, सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हमारा फॉल करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया। इंडिया बिल्कुल ही बीच में, इंडिया के जस्ट ऊपर है नेपाल हमारा, नेपाल के साइड में भूटान। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल के अराउंड। श्रीलंका इंडिया के नीचे साउथ, ठीक है, सबसे सदर्न कंट्री, नहीं सबसे सदर्न नहीं बट इंडिया के साउथ में श्रीलंका, ठीक है, तमिलनाडु के अराउंड वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और फिर उससे भी उसके साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में तो साउथ वेस्ट में साउथ एशिया के आपको मिलेगा मालदीव्स, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। तो इन्हें मेनली डिफाइन करा जाएगा प्रॉपर साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर साउथ एशियन कंट्रीज़ की ये तो है ही, और कहीं फॉल नहीं करेंगी, ये साउथ एशिया में ही फॉल करेंगी, इनकी और कोई डेफिनेशन नहीं होती। फिर दूसरी हमारी थोड़ी एक्सटेंडेड साउथ एशिया वाली डेफिनेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपका अफगानिस्तान एंड म्यांमार। तो ये अब हमेशा इनको हम साउथ एशिया में नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह साउथ एशिया में फॉल नहीं करते। तो अफगानिस्तान कहाँ फॉल करता है, इट फॉल्स इन सेंट्रल साउथ एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल साउथ एशिया तो अलग चीज़ हो जाएगी, साउथ सेंट्रल एशिया। तो ये अफगानिस्तान का इशू क्या है, अफगानिस्तान ना दो रीजन्स के बीच में फॉल करता है, ठीक है। एक है आपका सेंट्रल एशिया, एक है आपका साउथ एशिया। एक्चुअली दो रीजन नहीं, ये तीन रीजन्स के बीच में फॉल करता है, वेस्ट एशिया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहीं का भी प्रॉपरली हो ही नहीं पाता, ये इसकी आइडेंटिटी का इशू इसका हमेशा ये आ जाता है अफगानिस्तान का, क्योंकि इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ अ ट्राई जंक्शन, ठीक है, तीन मेजर रीजन्स के जस्ट बीच में ये। तो ये पूरी तरह कहीं पे भी फॉल नहीं करता। इसमें काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया की है, बट काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस इसमें साउथ एशिया की भी है, फिर थोड़ी बहुत इसमें इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया की भी है, जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी थोड़ी अलग सी बन के रह जाती है, ठीक है। तो ये कहीं का भी प्रॉपरली नहीं बोल सकते। तो आप अफगानिस्तान को एक्सटेंडेड साउथ एशिया की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो, बट प्रॉपर साउथ एशिया की डेफिनेशन में वो इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली म्यांमार इज़ मोर सिमिलर टू साउथ ईस्ट एशिया, यानी आपकी जो साउथ ईस्ट में फॉल करती हैं कंट्रीज, फॉर एग्जांपल थाईलैंड, आपकी इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज़ है, कंबोडिया, तो ये सारी कंट्रीज़ है। म्यांमार इनके साथ ज़्यादा उसका फॉल करता है, बट वो उनमें भी पूरी तरह फॉल नहीं करता, क्योंकि उसकी लोकेशन वाइज वो बिल्कुल ही मतलब साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब से देखे, साउथ ईस्ट एशिया अगर ये रीजन है तो म्यांमार बिल्कुल उनके इस साइड पे फॉल करेगा, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इसलिए वो अगेन उसका भी अफगानिस्तान की तरह सिचुएशन हो जाता है कि वो बिल्कुल उसका जो दूसरा मेजर रीजन है उससे भी इन्फ्लुएंस आ रही है उसकी। तो वो भी ट्रांजिशन जोन में फॉल करता है, ट्रांजिशन जोन में। तो उसको भी आप प्रॉपर साउथ एशिया की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। एक्सटेंडेड साउथ एशिया में बोलना आपको, जैसे बर्मा हुआ करता था, इसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज आपकी प्रॉपर साउथ एशिया की डेफिनेशन यही होगी, ठीक है। अब इनमें हमारी जो कंट्रीज़ है इन सब की थोड़ी सी हमें एक बेसिक वन लाइन सब में समझनी पड़ेगी। तो इंडिया हमेशा से डेमोक्रेसी रहा है, श्रीलंका भी, ठीक है, ये शुरू से डेमोक्रेसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब ये दोनों कंट्रीज़ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की वजह से बनी थी, तो ऑब्वियसली इनमें रिलीजियस इश्यूज़ तो होंगे, तो इनको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, एटलीस्ट प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। बांग्लादेश तो स्टिल डेमोक्रेसी बाद में एक तरह से, मतलब पाकिस्तान से तो बेटर ही हो गया था उसका केस, बट अब जैसे रिसेंट टाइम्स में जो रिसेंट शेख हसीना ने जैसे एग्जिट कर दिया वहाँ से, तो वो इशूज़ आ रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश नाउ, बट बांग्लादेश में आप उसको प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं बोल सकते, बट पाकिस्तान से तो बेटर डेमोक्रेसी रहा ही है बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान को तो आप अलग ही, उसको हम अभी नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट ये कौन सा आ जाता है, ये नेपाल। अब नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे 2008 में नेपाल की जो मोनार्की है वो उड़ा देते हैं, ठीक है। 1.5 साल लोग कहते हैं कि इंडिया का भी इसमें हाथ था सीक्रेटली, या जो भी है वो सब मैटर नहीं करता। पॉइंट ये, नेपाल यूज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और 2008 तक, उस टाइम में क्या हो रहा था, इस सबसे पहले यहाँ पे एक डेंजर आ रखा था कि यार ये जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी है ना वो उड़ा देगा, किंग सब कुछ हड़प लेगा, किंग हाईजैक कर लेगा, जो आपकी मोनार्की है वो सब हटा देगी। तो एक उसको हटाया हमने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है नेपाल ने हटाया उसको, ठीक है, इसको उड़ाया, और इन्होंने खुद को बना लिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये नेपाल बन गया इन 2007-8 वाला जो ज़माना था, उस टाइम में नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और अब हम नेपाल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही बोलेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये भूटान। अब भूटान सबसे वो नाइसेस्ट कंट्री है, ये अच्छी कंट्री है बड़ी। तो भूटान वॉज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मोनार्की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्टेट का जो हेड है वो किंग है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये किंग है, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, तो दैट इज़ भूटान फॉर यू। भूटान बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008 अंडर द लीडरशिप
अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज्ड एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ की जो यहाँ की जो आपकी रॉयल्टी थी, ये अनलाइक नेपाल वो ऐसी उटपटांग हरकतों में नहीं थी कि पूरा हम हाईजैक कर लेंगे। तो भूटान की खुद ही की जो उनके जो रॉयल्टी थी वो उन्होंने खुद ही सपोर्ट करा कि हम यहाँ इस कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो भूटान का बड़ा अच्छा सीन है। फिर हमारा लास्ट आ जाता है ये मालदीव्स, ये आइलैंड कंट्री है और सबसे साउथ वेस्ट में फॉल करती है ये मालदीव्स। The other island nation was a sultanate till 1968. 1968 तक ये एक सल्तनत था, ठीक है। When it was transformed into a republic with a presidential form of government, ठीक है। अब इसमें फिर उसके बाद इसमें ये presidential form of government आ गई, presidential government आ गई इसमें, ठीक है। वो उसमें इसके बाद आ गई। और पार्लियामेंट ऑफ मालदीव वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर इन्होंने भी बाद में इन 2005 ये इंट्रोड्यूस कर दिया मल्टी पार्टी सिस्टम इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप इसको भी डेमोक्रेसी ही बोलोगे, ठीक है, मालदीव्स को भी। तो यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसीज कौन सी है? इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, ठीक है। पाकिस्तान को आप इसको नहीं बोल सकते हम डेमोक्रेसी, ठीक है। बांग्लादेश का हमें अभी पता नहीं चला क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत कुछ हो रहा है, तो अपडेट होना चाहिए। अब आपकी बुक में अब ये तो वैसे ही बड़ी पुरानी सी बुक रहती है, 10-10, 15-15 साल तक अपडेट नहीं करते कुछ, तो पता नहीं, बट होना तो चाहिए अपडेट। और श्रीलंका में भी जैसे वैसे तो इसमें भी इश्यूज आए थे रिसेंटली, बट इट इज़ स्टिल अ डेमोक्रेसी, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने हेडिंग पे पढ़ेंगे विच इज़ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ओके। अब इस हेडिंग में हमें पहले इसमें भी थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक समझना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी है तो आपको इसे स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ डिटेल्स हैं जो कि कंफ्यूज करेंगी, बट वो अब पढ़ना तो है ना, तो उसको आप बस सुन लो और खुद रीड भी कर लेना, मेक श्योर टू रीड इट खुद से भी। तो सबसे पहले हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1947 में पार्टीशन हो गया। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए, है ना। सून आफ्टर दिस, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान, ठीक है, इन्होंने क्या करा? अयूब खान ये एक बंदा था, इसने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक कर लिया, टेक ओवर कर लिया और खुद को इलेक्ट कर दिया। खुद को ही सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ठीक है। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। अब खुद ही को इलेक्ट कर लिया, डिससैटिस्फैक्शन तो आना था इवेंचुअली, ठीक है। वो हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? दिस गिव वे टू मिलिट्री टेक ओवर अगेन वंस अगेन अंडर जनरल याह्या खान, ठीक है। ये एक और बंदा है। तो आपको मतलब नाम सिर्फ उसलिए याद होने चाहिए कि ताकि आप स्टोरी में रेफरेंस लगा पाओ कि कौन सा बंदा कहाँ आ रहा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। और याह्या खान, ड्यूरिंग याह्याज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड, इस टाइम पे आपका ये बांग्लादेश वाला क्राइसिस जो हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश वाली जो क्राइसिस थी हमारी, वो यहाँ पे आई, जिसमें ये जो बांग्लादेश विच यूज टू बी ईस्ट पाकिस्तान, इट बिकेम इंडिपेंडेंट, वो अलग हो गया और खुद को उसने बांग्लादेश बना लिया, ठीक है। तो ये जो क्राइसिस था, ये इशू यहाँ पे आया। अब इसके बाद क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और फिर आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो। ये भुट्टो फैमिली का नेम कई बार ही आएगा क्योंकि ये था इनका थोड़ा सा सीन। तो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। अब इस टाइम में यहाँ पे आपकी आती है पाकिस्तान में एक इलेक्टेड, ठीक है, ये एक्चुअल में इलेक्टिव गवर्नमेंट थी। तो ये लोग एक्चुअल में इलेक्ट होके आए थे, अनलाइक इनसे पहले वाले जो हमने दूसरे बंदे बात करें, मिलिट्री रूल वाले या फिर अयूब खान टाइप, जो कि खुद ही को इलेक्ट करने पे लगे हुए हैं। कहाँ डेमोक्रेसी तो भूल जाओ, वो तो इनका अलग ही कुछ चल रहा है। तो हमारी ये भुट्टो गवर्नमेंट आती है 1971 से 77 तक। भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव बाय जनरल जिया अल हक, ठीक है, ये एक और नेम है, हक क्यों है ये क्यों? तो जिया अल हक इन 1977 में यहाँ पे रुक गई ना इनकी गवर्नमेंट, इसलिए 1971 से 77 तक ही रूल था। तो जनरल जिया अल हक ने इनकी जो गवर्नमेंट थी उसको, तो भुट्टो गवर्नमेंट, हाँ, उसको रिमूव करवा दिया। जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स। अब जब आपने रिमूव ही अपने बेसिकली फोर्स से करवाया था, क्योंकि फोर्स का यूजेज पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में ऑब्वियसली अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही है ना एक तरह से, तो फोर्स के तो प्रो फोर्स है। तो यहाँ पे आपको प्रो फोर्स एलिमेंट्स पाकिस्तान को अगर स्टडी करना है इसकी एज अ केस स्टडी कि ये कंट्री का कैसे फेलियर हुआ, तो प्रो फोर्स एलिमेंट्स आपको ढेर सारे मिलेंगे। प्रो फोर्स यानी आपने बस डंडे के दम से, अपनी पावर के दम से बस आप सिस्टम को ख़राब करे जा रहे हो, हाईजैक करे जा रहे हो, गुंडागर्दी हो रही है खुले में। 1977 तक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, भुट्टो गवर्नमेंट, उसको तुमने उड़वा दिया, उसको उड़वा के तुमने अपना ये सिस्टम बनवा लिया। अब ऑब्वियसली जो लोगों को थोड़ा सा डेमोक्रेसी का टेस्ट आया हुआ था, डेमोक्रेसी का जब लोगों को टेस्ट आ जाता है तो वो उनको फिर वो उनमें क्या आ जाती है, उनमें रिवोल्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप उनको फिर वापस दबाने की कोशिश करते हो तो वो कहेंगे कि यार वो पहले वाली सिचुएशन अच्छी थी जब हम लोग फ्री थे, इसलिए इस न्यू रूल को हटाओ। तो वही होना स्टार्ट हुआ 1982 से क्या होता है, एंड ये जो इनकी प्रो डेमोक्रेसी वाली जो मूवमेंट्स थी वो स्ट्रांग होने लगी अगेंस्ट जिया।
ज़िया अल हक की जो इन्होंने अपना क्रिएट कर लिया था हेजिमनी, इनके अगेंस्ट इनको हटाने के लिए प्रो डेमोक्रेटिक फैक्शंस हमारे स्ट्रॉगर होने लगे, ठीक है। एंड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन इन 1988, ठीक है। 1988 में वापस ऐसा हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। अभी भुट्टो में कंफ्यूज नहीं होना कौन सा भुट्टो कहाँ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेनज़ीर भुट्टो था इन 1988, ये याद रखना है। बेनज़ीर वॉज इन 1988। जो 1971 से 71 वाला कौन सा भुट्टो था, जुल्फ़िकर, जेड से नाम याद रख लेना। तो जुल्फ़िकर वाला भुट्टो जो था हमारा, तो जुल्फ़िकर अली भुट्टो, हाँ अली है, ठीक है। तो जुल्फ़िकर अली 1971 से 77 वाला जो भुट्टो था आपका, और 1988 में आपका कौन सा वाला भुट्टा आता है, कहाँ गया ये, हाँ बेनज़ीर भुट्टो। तो बी से याद रख लेना, बी इन 98 और यहाँ पे जेड, ठीक है। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, ठीक है। अब इनके आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी इन द पीरियड दैट फॉलोड। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग, इनमें आपस में इनका फ्रिक्शन हो रहे थे। द फेस ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 तक। ये जो थोड़ी सी इलेक्टेड वाली जो आपका सिस्टम चल रहे थे, इलेक्टेड डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट्स जो क्रिएट हो रही थी, ये थोड़ा 1999 तक ये सब चलता रहा, ठीक है। इट लास्टेड टिल 1999 when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister नवाज शरीफ। परवेज़ मुशर्रफ, अब ये रिसेंट टाइम्स में फेमस नाम था, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ। ये 2000s आने लगते हैं हमारे जो साल 2000s की बिगिनिंग होने लगती है, तो हम यहाँ देखते हैं इनका रूल स्टार्ट होने लगता है। क्यों, इन्होंने अगेन मिलिट्री के सपोर्ट से, इन्होंने वो जो पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी मिलिट्री सपोर्ट से इन्होंने वो उड़वा दी, ठीक है। और वापस आपका मिलिट्री फैक्शन टेक ओवर कर लेता है। मिलिट्री की इन्फ्लुएंस कॉन्स्टेंटली रही है, बट थोड़े बहुत टाइम पे क्या हो रहा था, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये जो पीरियड्स थे इनमें मिलिट्री की इन्फ्लुएंस थी नहीं, ठीक है, इनमें भी थी, बट इतना वो नहीं था। अब तो जो 1999 से क्या हम देखते हैं पूरी तरह टेक ओवर हो रहा है, तो खुले में हो रहा है बेसिकली, जिसका मन चल रहा है मिलिट्री के हिसाब से वो हो रहा है। और असैसिनेशन भी यहाँ पे होते ही रहते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट इलेक्टेड हिमसेल्फ इलेक्टेड, और पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय आर्मी ही रूल करती है पाकिस्तान को, चाहे ऑफिशियली उसको कैसा भी कुछ भी डिस्क्राइब करे, बट आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है पाकिस्तान में। ये हमें हमेशा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो वाई इट फेल्ड एज अ कंट्री। सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। अब ये हमारी एक फॉर्मल सी ऑफिशियल सी अच्छी सी बात कहने के लिए, बस कहने के लिए बोल दिया जाता है ऑन पेपर, बट असलियत में तो हमें पता ही है कि कौन रूल करता है आर्मी, ठीक है। आर्मी के सपोर्ट से जो आएगा वो बस नाम के लिए कि हाँ एक ही दिन में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और बड़ी जल्दी कुछ घंटों के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है, तो वो आपको दिखता है ना बड़ा नकली सा इलेक्शन है, नाम का इलेक्शन है। आर्मी के सपोर्ट से जो आगे बढ़ रहा है वही आप फेस ऑफ द गवर्नमेंट बनेगा, फेस ऑफ द गवर्नमेंट, फेस, ठीक है। फेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके पास टेक्निकली ज़्यादा कोई पावर नहीं होती। अगर वो इंसान फेस ऑफ द गवर्नमेंट, सपोज करो आर्मी के से डिसअग्री करता है, किसी भी चीज़ पे डिसअग्री करता है वो फेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको वो आर्मी तुरंत उड़वा देगी। जैसे हमारा वो जो क्या नाम था इनका, ये जो क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन इमरान खान, ठीक है। इमरान खान अब ये जेल में डाल रखा है इनको, है ना, पाकिस्तान में। तो ये पहले मिलिट्री के सपोर्ट से ही आए थे, बने थे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट उसके बाद उन्हें मिलिट्री के अगेंस्ट होने लगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी मिलिट्री ने उनको उड़वा दिया, जेल में गए हैं वो। तो ये नाम की चीज़ है कि 2008 से आपका डेमोक्रेसी चल रही है और ये वो, बट असलियत में वी नो दैट इट इज़ अ मिलिट्री ऑब्सेस्ड कंट्री, और मिलिट्री का ही वहाँ पे बोलबाला, उसके अलावा यहाँ पे कुछ चलता नहीं। नाउ फैक्टर्स रीजंस ऑफ पाकिस्तान, रीजंस ऑफ पाकिस्तान फेलियर्स इन बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का चीज़ है जो एक्चुअल में हमें स्टडी करना है। अब ये रीजंस क्या थे, डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब मिलिट्री तो अभी जैसे हमने कहा कि मिलिट्री का सारे टाइम डोमिनेंस होगा, तो मिलिट्री तो आपका फोर्स वाला रूल ही अपना एस्टैब्लिश करेगी ना, मिलिट्री रूल इसी को बोलते हैं। मिलिट्री तो सिविलियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनको तो बस अपना पावर है आपके पास, खुले में आपको जिसको मारना जो करना कर सकते हो। तो ये मिलिट्री की डोमिनेंस हमेशा से रही है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी प्रॉस्पर कर ही नहीं सकते। मिलिट्री और डेमोक्रेसी बड़े ऑपोजिट हो जाता है। मिलिट्री इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर एंड फोर्स, ठीक है, कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और आप एक ऑर्डर में सब कुछ फॉलो होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्रीडम की कुछ भी कर लो, तो वो बड़ी क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मिलिट्री की डोमिनेंस किसी भी स्टेट में रहेगी, ठीक है, एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री जब भी एक्स्ट्रा स्ट्रांग होगी या ओवर पावर्ड होगी ना, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी वीक होगी। ये हर जगह अप्लाई करेगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी विल बी वीक, वेरी वीक, या फिर ख़त्म हो जाएगी या फिर बहुत कम होगी। तो फिर नेक्स्ट हमारा क्लर्जी। अब क्लर्जी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द बॉडी ऑफ ऑल पीपल ऑर्डेन्ड फॉर रिलीजियस ड्यूटीज़ स्पेशली फॉर, ठीक है, जो भी आपका स्टेट रिलीजन, जैसे अब ये तो कंट्री ही बनी आपके रिलीजियस फैनेटिज्म की वजह से, आपका जो आइडियोलॉजी है वही रिलीजियस इन नेचर है। तो जो क्लर्जी है आपकी, जो रिलीजियस पीपल हैं, जो ये अपने बन के बैठे होते हैं लोग, ठीक है, ये खुद को पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं ना, गॉड का मैसेंजर, ये वो खुद को गॉड
गॉड क्या बोल रहा है उसको खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स बना देते हैं कि हम बताएंगे तुमको कि गॉड क्या बोल रहा है। तो क्लर्जी का जब वो होता है तो वो रिलीजियस एलिमेंट्स ढेर सारा आपके डालेगा, और फिर दिमाग, इंटेलिजेंस और डेमोक्रेसी इस सब का मतलब बनता नहीं है, सिर्फ वो अपने हिसाब से उनका चलता है, तो डेमोक्रेसी वहाँ पे वर्क करती नहीं। लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, अब लैंड ओनिंग जो नोबल्स हैं आपके, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इनका हमेशा फ़ायदा रहता है कि पब्लिक को दबा के रखो, ठीक है, पब्लिक को दबा के रखो, पब्लिक को दबा के रखोगे तो इनका जो एलीट प्रिविलेज है, एलीट प्रिविलेज जो इनकी पोजीशन है वो बनी रहेगी ना। इनके पास एडवांटेज आ रहे हैं, ये होते हैं थोड़े से लोग, ठीक है, जो हायरार्की के टॉप पे बैठे रहते हैं, और बाकी की जो पब्लिक है, वो पब्लिक जो अपनी बाकी के नीचे हैं उनको दबा के बैठे रहो, उनको एक्सप्लॉइट करते रहो, हमेशा उनके ऊपर, उनके बेसिकली उन पर चढ़ के आप अपने मजे ले रहे हो, तो आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो फॉर एवर, उनसे उनका इकोनॉमिक इनक्वालिटी, सोशल इनक्वालिटी, ऑल काइंड ऑफ इनक्वालिटीज अप्लाई। तो लैंड ओनिंग जो ये ग्रुप्स होते हैं हमारे, इनको कभी नहीं पसंद आता कि डेमोक्रेसी ज़्यादा हो खुले में, क्योंकि फिर इनका जो इतना सारा जो इनकी ज़मीनें होंगी, जो इनका पैसा होगा, वो सब हट जाएगा। ये क्या करते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, जनरेशनल वेल्थ पे डिपेंडेंट होते हैं, जनरेशनल वेल्थ, कि हम इसके, ये हमारी कास्ट है, ये हमारे बाप दादा की भी कास्ट थी, वो हमारे उसके भी दादा की भी कास्ट थी, तो हमारा बस ज़मीन चलती है, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, ना कुछ दिमाग लगाना, बस ज़मीन है और हम तो जीवा हम हैं, बस शेर बने घूमते हैं। तो इनको नहीं पसंद आता कि डेमोक्रेसी हो रही, क्योंकि फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको एक्चुअली अपने मेरिट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि तुम एज अ पर्सन तुम्हारी कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम्हें टैलेंट क्या है, तुम में स्किल्स कैसी हैं तुम्हारी, उस सबको बोलते हैं मेरिट। अब ज़मीन पे तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते ना, वो बाप का पैसा वाली चीज़ तो वो हट जाती है, फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आप कैसे करोगे। तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती डेमोक्रेसी, तो इनकी डोमिनेंस जब होगी ऑब्वियसली डेमोक्रेसी आपकी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, कम होगी ना। कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, अब कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इनका हमेशा से पाकिस्तान में हमेशा से ही चलता आ रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपका मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए बात होगी कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो भाई, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करोगे तो अगेन वही हमारा घूम के वापस हम उस पर आगे, आर्मी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर वो आपकी डेमोक्रेसी को कम करेगी। इंडिया से जितने भी पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। अब जो प्रो मिलिट्री क्या होता है, जब जब कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया होता है ना, इसमें क्या होता है, पब्लिक सपोर्ट भी थोड़ा सा आने लग जाता है, पब्लिक कहती है यार ये हमारी दुश्मन कंट्री है तो फिर इसको तो हराना है, इसके चक्कर में वो आर्मी को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, और उसको करने के लिए वो अपनी जो पर्सनल फ्रीडम है वो गिव अप करने लग जाते हैं, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग, आपकी ब्रेन वॉशिंग कह लो, या आपका जो फैनेटिज्म होता है, जब आप बिल्कुल ही बस उसमें लग जाते हो, नेशनलिज्म जब आपका पागल हो जाता है ना, बिल्कुल ही पगला जाता है आपका नेशनलिज्म, तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हो कि आर्मी को सारी ताकत दे दो। हमारा कोई जो हमने चैप्टर ये आपका 11th क्लास की NCERT में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो उस पर नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था यही चीज़ कि जब नेशनलिज्म ओवर पावर हो जाता है तो फिर लोगों को सब बस पड़ी रहती कि स्टेट को पावर दो, बाकी इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो ये यही सेम चीज़ हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया होता है तो प्रो आर्मी जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग जाता है, ना सिर्फ वैसे भी ऑफिशियली तो मिल ही रहा था पहले भी, बट पब्लिक के भी कुछ लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, हम सफ़र कर लेंगे, हमको तुम एक्सप्लॉइट करते रहो, बट बस तुम इंडिया से लड़ लेना, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हमेशा से रही है, और इस चक्कर में क्या होता है, वो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहेंगे। अगर किसी का वो होता है ना कि यार ये सॉल्व क्यों नहीं होते कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आपका बिजनेस चल रहा है ना अच्छा खासा, आपको पब्लिक को, अपनी पब्लिक को आप फॉर एवर दबा के रख सकते हो, अपनी पाकिस्तानी पब्लिक को हमेशा दबा के रख सकते हो आप, बस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया बोल दो, और आपका जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, आपकी आर्मी स्ट्रेंथ, खुद का जो प्रिविलेज है आपका, इसको आप स्ट्रॉन्ग करते रहो, ये बोल के हर कुछ टाइम में लड़ाई करा दो, कुछ भी टेरर अटैक्स करवा दो, तो वो हमेशा होगा। फिर रिलीजियस फैनेटिसिज्म, अगेन ये हमने पहले ही बात करी, आपका कंट्री ही रिलीजियस रेडिकलाइजेशन के बेसिस पे बना है, तो आप कैसे आना, आपने अपने उसमें ही डाल रखा है इस्लामिक रिपब्लिक ये वो, तो फिर आपका रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं, डेमोक्रेसी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अगर रिलीजियस पागलपन हुआ पड़ा है, लोग आपके बिल्कुल ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो आपका एक एको चेंबर बन जाता है, एको चेंबर जहाँ पे ऊट पटांग हरकतें हो रही है रिलीजन के नाम पे, और रिलीजन को बहुत ज़्यादा बिन बात का वो मिला हुआ खुली छूट, और फिर वो तो ख़राब होता ही है, एक स्टेट के डिक्लाइन में हमेशा उसका पार्टिसिपेशन होता ही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे USA या बाकी भी कंट्रीज़ है, इनका ये मतलब कहने को कह देंगे कि यार आर्मी रूल हटाओ और डेमोक्रेसी ले आओ, ये वो बोल देंगे, बट एक्चुअल में इनका इंटरेस्ट ना है नहीं पाकिस्तान में से ये हटवाने के लिए। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम USA यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है, वेपन्स वगैरह, तो USA बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इतना सारा जो उसके पास वेपन्स आए कहाँ से, इतना मतलब गरीब कंट्री है तो इतना उसको सपोर्ट मिलता कहाँ, उसको वेस्टर्न कंट्रीज से मिला था या फिर सऊदी अरेबिया वगैरह से, तो जो उसको इतना सारा सपोर्ट मिला वो शुरू में USA ने प्रोवाइड करा, या बाकी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ढेर सारा सपोर्ट प्रोवाइड करा। इसके रीज़न अब क्या है, अब वो ये नहीं चाहते, जेन्युइनली नहीं चाहते, मतलब कहने को कह देंगे बट एक्चुअल में नहीं चाहते कि वो यहाँ से पाकिस्तान से आर्मी रूल हटे, ठीक है। वो अब ऐसा क्यों नहीं चाहते, ठीक है, क्यों नहीं चाहते, दे हैव एनकरेज मिलिट्रीज अथॉरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन, उनके खुद के जो अपने उनके इंटरेस्ट है, उनके रीजन है, ठीक है, गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ये उनको इशू रहता है।
ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक फियर कह लो आप, एंड दी एप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान अब यूएसए ने गलती क्या करी, उसको पकड़ा दिए, ऐसी कंट्री को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दी, ठीक है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दे दी आपने, उसके रिस्पॉन्सिबल है नहीं, वहाँ पे इतना फैनेटिज्म चल रहा है, इररिस्पॉन्सिबल मिलिट्री कुछ भी होना है ना, तो ऐसे में उनको ये डर है कि यार अब जो हमने न्यूक्लियर पावर इनको दे रखी है, ठीक है, अगर ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथ में आ गई मिलिट्री रिजीम इन पाकिस्तान जो है आपका, अगर वो गलती से उससे शिफ्ट होकर जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, उनके पास अगर वो पावर आ गई ना तो फिर बहुत प्रॉब्लमाटिक हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वो तो कॉन्टिनेंट ही उड़ा देगी आपका पूरा, या एटलीस्ट ये रीजन उड़ा देगी साउथ एशिया का, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर इस्लामिक राडिकलाइजेशन भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा वो, तो वो क्या बोलते हैं इसको, एज ए नेसेसरी ईविल देखते हैं वो मिलिट्री रूल को इन पाकिस्तान, इट इज़ कि नेसेसरी ईविल कि यार दो बुरी चीज़ें जो हैं उनमें से जो कम बुरा है ना, कम बुरा है उसको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी ऑल्टरनेटिव चॉइस तो ये है ना, टेररिस्ट ग्रुप्स के पास आ जाएगी आपकी न्यूक्लियर पावर, तो उनसे तो बेटर यही है कि आप आर्मी को दे दो, कि चलो जैसा भी आर्मी अपना वो कर रही है, बट एटलीस्ट आर्मी कंट्रोल में तो रखेगी, अपने पास पावर रखेगी, अदरवाइज तो जो बेवकूफ़ जनता उनके पास आ गया आपका, या टेररिस्ट ग्रुप्स के पास आ गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ये रीज़न है हमारा एक फैक्टर, ये हमारा यहाँ पे ये हेडिंग कंप्लीट हो जाती है, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, सो आपको पार्ट 2 देखना है, ठीक है, पार्ट 2 देखना, और फिर पार्ट 3 भी आएगा तो वो भी देखना है आपने, और फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3।